हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑनलाइन स्टडी ऑफिशियल में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रैंडम रिवीजन की। जी हाँ दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग फिजिक्स के 15 महत्वपूर्ण वन लाइनर को डिस्कस करेंगे जो आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। अब हम लोग अपने वन लाइनर को डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान में रखिएगा कि ये सारे वन लाइनर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दो, लेकिन आपके एग्जाम में इन सब टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। तो जो आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, उसमें क्या लिखा हुआ है कि एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं आपस में होती हैं। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं आपस में होती है। मेरे मित्र, जब आप चुंबकीय बल रेखाओं की बात करते हैं तो आप सभी कहते हैं कि सर मैग्नेट में 2 पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। ध्यान में रखिएगा, जो इससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे जाकर के ख़त्म हो जाती है। ठीक इसी तरह और भी चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है। आप इसमें क्या देख रहे हैं कि आप इसमें देख रहे हैं कि सारे चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे के समांतर है और आपस में समान दूरी पे है। तो आप सभी इस चीज़ को कह सकते हैं जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं आपस में होती है, आप सभी क्या कहेंगे? आपस में समांतर होती है और एक दूसरे से समान दूरी पर होती है। तो आप चाहें तो इस चीज़ को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर? समांतर होती है, समांतर होती है और समान दूरी पर होती है, और समान दूरी पर होती है। मेरे मित्र, आपके एग्जाम में कभी कभी ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है या फिर चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है उसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ से होता है, यानी कि वो चुंबक के किस पोल से निकलता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पर जाकर के क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है। और एक खास बात ध्यान में रखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या फिर आपका चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अगर एक दूसरे को काट देगी तो वहां पे क्या होगा सर? 2 डायरेक्शन बनेगा, जो कि संभव ही नहीं है। तो आप इस चीज का भी ख्याल रखिएगा। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, आपसे पूछा जाता है कि छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र कौन सा होता है? जी हाँ, आपके एग्जाम में कई दफ़ा ये चीज़ पूछा गया है कि छोटे छोटे रंगीन टुकड़ों से जो एक आश्चर्यजनक वंडरफुल प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग किस यंत्र के सहारे देख पाते हैं? आप सभी याद रख लेना, कैलेडोस्कोप का उपयोग किया जाता है। कैलेडोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ध्यान में रखिएगा कि आपको 2 यंत्र पढ़ने होते हैं जो समतल दर्पण पे आधारित होता है। एक तो आपका कैलेडोस्कोप हो जाता है और दूसरा आपका पेरिस्कोप हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है सर? पेरिस्कोप हो जाता है। ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों ही जो आपका डिवाइस है, ये दोनों ही जो आपका यंत्र है, ये किस पे आधारित होता है? तो सर समतल दर्पण पे आधारित होता है और इस दोनों में ही समतल दर्पण लगा हुआ रहता है, जिसमें कैलेडोस्कोप का उपयोग नए नए डिजाइन को बनाने के लिए किया जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि कैलेडोस्कोप में 3 प्लेन मिरर, 3 समतल दर्पण एक दूसरे के साथ ट्रायंगुलर शेप में जुड़े हुए रहते हैं और कैलेडोस्कोप में जो प्लेन मिरर जुड़े हुए रहते हैं वो आपस में 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। आपके एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जाता है कि कैलेडोस्कोप में जो समतल दर्पण होते हैं वो आपस में कितने डिग्री पे झुके हुए रहते हैं? आप कहेंगे 60 डिग्री पे झुका हुआ रहता है। आप कहेंगे कि सर ये पेरिस्कोप क्या होता है? तो जो वस्तु हम लोगों के डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट पे नहीं होता है, यानी कि जिसको हम लोग सीधे नहीं देख पाते हैं, वो किसी हिडन जगह पे रहता है, छुपे हुए जगह पे रहता है, तो वहां पे हम लोग किसका उपयोग करते हैं? उस छुपे हुए जगह पे स्थित वस्तु को देखने के लिए तो सर पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं। और ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में ये सवाल भी पूछा जाता है कि पेरिस्कोप में जो समतल दर्पण लगा हुआ रहता है वो कितने डिग्री पे झुका हुआ रहता है? आप सभी कहेंगे सर पेरिस्कोप में जो समतल दर्पण लगा हुआ रहता है वो 45 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ रहता है। ध्यान में रखिएगा आप ये बात भी कि पेरिस्कोप का उपयोग आर्मी के द्वारा किया जाता है छुपे हुए दुश्मन को देखने के लिए, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट पे नहीं होता है उसको आप नहीं देख पाएंगे। इसमें क्या होता है कि जो आपका पेरिस्कोप है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे आपका प्लेन मिरर लगा हुआ रहता है और यहाँ पे प्लेन मिरर लगा हुआ रहता है, और यहाँ पे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है और आप यहाँ पे खड़ा हैं, तो आपका तो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट यहाँ पे होगा,
तो आप इसको नहीं देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो ये पेरिस्कोप का आप इस्तेमाल करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा सर, इसका इमेज इस मिरर पे बनेगा और ये मिरर क्या करेगा, इस इमेज को यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा और आप इसको यहाँ से देख पाएंगे। तो पेरिस्कोप का उपयोग हम लोग छुपे हुए वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। यह आर्मी के द्वारा दुश्मनों को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, कि मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती है। क्यों रह सकती है? आप सभी हमेशा ध्यान में रखना कि जो झील होता है उसका ऊपरी लेयर जमा हुआ रहता है लेकिन नीचे का लेयर जमा हुआ नहीं रहता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मछलियां जमे पानी के झील में आसानी से जीवित रह सकता है। तो आप क्या कहेंगे कि क्योंकि नीचे के तली का पानी नहीं जमता है, क्योंकि नीचे के तली का पानी नहीं जमता है, इसीलिए मछलियां जो होता है वो जमे पानी की झील में आसानी से जीवित रहती है। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, कि हर्ज मात्रक है। जी हाँ, आप में से बहुत सारे मित्र को याद होगा, बहुत सारे मित्र इस चीज़ को कंफ्यूज करते रहते हैं। तो आज से आप सभी इस चीज़ को याद रखिएगा कि आकृति दिल तोड़ ही देगी तो क्या हर्ज है। ध्यान में रखिएगा कि आकृति दिल तोड़ ही देगी तो क्या हर्ज है। आकृति से आप क्या याद रख लेंगे, आवृत्ति याद रख लेंगे, और हर्ज आवृत्ति का मात्रक ही होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हर्ज मात्रक है, आप सभी क्या कहेंगे, सर आवृत्ति का मात्रक है। अच्छा ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि आवृत्ति का पुराना मात्रक क्या है। तो आप सभी कहेंगे आवृत्ति का पुराना मात्रक, आवृत्ति का जो ओल्ड यूनिट होता है वो क्या होता है सर, तो कंपन पर सेकेंड आवृत्ति का पुराना मात्रक होता है। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। आप कहेंगे सर ये बताओ कि ठोस में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो आप सभी ध्यान में रख लेना सर कि ठोस में ध्वनि का वेग 5000 मीटर पर सेकेंड होता है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर द्रव में यानी कि जल में ध्वनि का वेग कितना होता है। आप सभी 1500 मीटर पर सेकेंड याद रख लेना। आपके एग्जाम में ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस में ध्वनि का वेग उच्चतम होता है, सबसे ज़्यादा होता है। आप सभी क्या कहेंगे, ठोस में ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। और अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किस में ध्वनि का वेग सबसे न्यूनतम होता है, आप सभी कहेंगे वायु में, हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है सर, सबसे न्यूनतम होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के पॉइंट को आप समझ पाए होंगे। आइए और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक तेज चलने वाली रेल इंजन की सीटी आरोह अवरोह करते हुए सुनाई पड़ती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कोई रेल इंजन स्टेशन को जब पार करती है तो उसकी जो सीटी होती है वो आरोह अवरोह करते हुए सुनाई पड़ती है। ये चीज़ निम्नलिखित में से किस प्रभाव के चलते होता है? आप सभी कहेंगे कि सर ये आरोह अवरोह का मतलब क्या हुआ। तो सर आरोह अवरोह का मतलब होता है घटना और बढ़ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक तेज चलने वाली रेल इंजन की सीटी घटते बढ़ते मालूम पड़ती है, ये निम्नलिखित में से किस प्रभाव के चलते होता है? आप सभी हमेशा ध्यान में रखना कि ये चीज़ डॉपलर इफेक्ट के चलते होती है, यानी कि डॉपलर प्रभाव के चलते होती है। तो ये आपका एक सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है। आप सभी इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम होगा कि विद्युत प्रतिरोध को हम लोग किससे मापते हैं? तो सर ओम से मापते हैं। किससे मापते हैं सर? ओम से मापते हैं। और ध्यान में रखिएगा इसका सिंबल क्या होता है सर? तो सर ये इसका सिंबल होता है। नेक्स्ट ध्यान में रखिएगा कि विद्युत प्रतिरोध को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि विद्युत प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है। आप सभी ध्यान में रखना कि हम लोग V इक्वल्स टू क्या पढ़ते हैं सर? आई आर पढ़ते हैं। और R इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं सर? V बाय आई कहते हैं। तो आपके विद्युत प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है? V बाय आई हो जाता है। V हम लोग वोल्ट को बोलते हैं और I हम लोग विद्युत धारा को बोलते हैं। आपके एग्जाम में कभी कभी ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से वोल्ट मीटर किस चीज़ को मापता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ के विभव को मापता है।
आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, ये भी आपका एक क्वेश्चन है और सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जब किसी सरल लोलक के, साधारण लोलक के कोणीय आयाम को 1 डिग्री से बढ़ा करके 2 डिग्री कर दिया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होता है, यानी कि इसका टाइम पीरियड क्या होता है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना हमेशा हमेशा के लिए कि जब आप किसी सरल लोलक के कोणीय आयाम को 1 डिग्री से बढ़ा करके 2 डिग्री कर देंगे तो उसके आवर्तकाल में यानी कि टाइम पीरियड में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा सर? अपरिवर्तित रहेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे हमेशा। नेक्स्ट है आपसे बड़ा ही आसान सा चीज़, आप में से बहुत सारे मित्र जानते होंगे, बहुत सारे नहीं जानते होंगे। आपसे पूछा जाता है कि फ़ारेनहाइट एवं, यहाँ पे 1 लिख दिया है मैंने, यहाँ पे एवं होगा, फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस स्केल पर समरूप पाठ्यांक देने वाला तापक्रम है। जी हाँ, आपसे सवाल पूछा जाता है कि कौन सा तापमान फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों ही स्केल में एक समान शो करता है, यानी कि समरूप होता है, समान होता है। आप सभी ध्यान में रखना, -40 डिग्री जो है ये डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या होता है सर? बराबर होता है। आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक रिलेशन होता है। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या होता है? एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन होता है C/5 = F-32/9। आप इस फॉर्मूला को भी ध्यान में रखेंगे, साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखेंगे कि -40 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होता है। नेक्स्ट है आपका कि एक प्रेशर कुकर में जल 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, क्यों उबलता है? आपके एग्जाम में ये चीज़ भी पूछा जाता है। तो आप सभी सिंपल वे में कहेंगे कि सर प्रेशर कुकर के जो अंदर का दाब होता है वो बाहर के दाब से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक प्रेशर कुकर में जल 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है क्योंकि अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखना कि जल का जो क्वथनांक है वो किस पे डिपेंड करता है सर? दाब पे डिपेंड करता है। अगर दाब बढ़ेगी तो जल का क्वथनांक भी बढ़ेगा और अगर दाब घटेगी तो जल का क्वथनांक भी घटेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पहाड़ों पर खाना बनाना मुश्किल होता है। रीज़न ये होता है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होती जाती है सर? घटते चले जाती है, जिसके चलते पहाड़ों पर जो आपका जल है उसका क्वथनांक क्या हो जाता है? घट जाता है और हम सभी को खाना बनाने में बहुत मुश्किल होता है। तो आप इस चीज को हमेशा ख्याल करके रखेंगे कि जो द्रव होता है उसका क्वथनांक दाब से प्रभावित होता है। दाब बढ़ेगा तो द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा, दाब घटेगा तो द्रव का क्वथनांक घटेगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। आइए कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इन सारे चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जिन ठोसों को पिघलाने पर उनका आयतन घटता है या जिन ठोसों के पिघलने पर उनका आयतन घटता है उनके लिए दाब में वृद्धि करने पर गलनांक क्या हो जाता है। जी हाँ, आपके एग्जाम में ये चीज़ भी पूछा जाता है कि जिस ठोस को पिघलाने पर उसका आयतन घट जाता है उसमें दाब में वृद्धि करने पर उसका गलनांक क्या होता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जिस ठोस को पिघलाने पर उसका आयतन क्या हो जाए? घट जाए। तो जैसे ही आप उसमें दाब में वृद्धि करेंगे तो उस ठोस का जो गलनांक होगा वो क्या हो जाएगा सर? घट जाएगा। उस ठोस का जो गलनांक होगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आप कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है सर? बर्फ है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है सर? बर्फ है। जैसे ही आप बर्फ को दबाते हैं तो उसका आयतन क्या हो जाता है सर? घट जाता है। और आप सभी देखे होंगे कि बर्फ दबाने से भी क्या हो जाता है? पिघलना शुरू हो जाता है। रीज़न यही होता है कि कोई भी ठोस जिसको दबाने पर उसका आयतन घट जाए तो जैसे ही उसमें दाब में वृद्धि करेंगे तो उसका जो गलनांक होगा वो क्या हो जाएगा सर? घट जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होगा? क्वथनांक का मतलब होता है उबलना, और जस्ट अभी मैंने आपको बताया है कि द्रव का क्वथनांक दाब से प्रभावित होता है। अगर दाब बढ़ेगा तो द्रव का क्वथनांक भी बढ़ेगा और दाब घटेगा तो द्रव का क्वथनांक भी घटेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक निम्नलिखित में से क्या होता है? आप सभी कहेंगे सर तरल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तरल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है।
अगर यहीं पे रहता कि दाब घटाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है, आप सभी क्या कहते हैं, घट जाता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 13, आप सभी को मालूम होगा, आपसे पूछा जा रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया। इसी को हम लोग इंग्लिश में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। और आप सबों को मालूम है कि ग्रेविटेशन के लिए नियम किसने दिया था, तो सर न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आपके एग्जाम में कभी कभी ये चीज भी पूछ लिया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि सर न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला Fg(m1 × m2/r² होता है। जहाँ पे g क्या है सर, तो सर g को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि जो आपका कैपिटल जी होता है उसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, और जो आपका स्मॉल जी होता है इसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किसने किया था या किया था। आपके एग्जाम में ये चीज़ भी पूछ लिया जाता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच समीकरण किसने दिया था। आप सभी ध्यान में रखना, E = mc², इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच का समीकरण कहते हैं, या द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित करने वाला समीकरण कहते हैं। इस चीज़ को किसने बताया था, तो सर आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था सर, आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 15, ये चीज़ भी आप सभी जानते होंगे, रिवीजन है, तो मैंने यहाँ पे इसको जरूरी समझा। आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम के द्वारा प्राप्त होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से बल की परिभाषा मिलती है, साथ ही साथ जड़त्व की भी परिभाषा मिलती है। या न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। तो आपसे जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम के द्वारा प्राप्त होता है, आप सभी कहेंगे जड़त्व की परिभाषा, जड़त्व की परिभाषा, या फिर बल की परिभाषा, या फिर बल की परिभाषा। दोनों में से कोई एक आपका ऑप्शन में रहेगा, या फिर दोनों रह सकता है, इसके लिए आपको अलग से ऑप्शन दिया जाएगा। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में ये चीज़ भी पूछ लिया जाता है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को और किस नियम से जाना जाता है। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को हम लोग जड़त्व के नियम से जानते हैं, इसी को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। आप सभी से आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम लोगों को क्या मिलता है। आप सभी ध्यान में रखना कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम लोगों को बल के लिए व्यंजक मिलता है। हम लोग जो F = ma पढ़ते हैं, ये कहाँ से आता है, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आता है। आप कहेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ से क्या मिलता है, तो सर न्यूटन के थर्ड लॉ से हम लोग को संवेग संरक्षण सिद्धांत को प्रूफ करने में मदद मिलती है। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखना। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी पॉइंट थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको आपके एग्जाम में मिल जाएगा तो आप उसको भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और हाँ, उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।